नमस्कार, डीडी राजस्थान के प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने हमारा 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और 75वां वर्ष हमने पूरे किए। गणतंत्र दिवस एक खास दिन इसलिए है क्योंकि ये वही सिस्टम है जो आपको और मुझे जीवित रखता है, प्रगति की तरफ आगे ले जाता है, हमें बहुत सारे अधिकार देता है, जिनमें से वोट डालने का एक विशेष अधिकार भी है। और उस अधिकार का हम इस्तेमाल करके सरकार का निर्माण करते हैं और सरकार हमारे लिए और हम सरकार के लिए एक दूसरे के पूरक होकर के हैंड इन हैंड जुड़ करके काम करते हैं। और अब शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, आगे बढ़ाते हैं आज के विचार से। बिल्कुल, आपने संविधान की बात की पुनीत, तो यहाँ पर हमने अधिकारों की बात की, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अधिकारों के साथ साथ यही दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। तो जब हम अधिकारों की बात करेंगे तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे इस संविधान के प्रति, इस गणराज्य के प्रति क्या कुछ कर्तव्य है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के विचार की ओर, जो है थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, जिसकी रोशनी आज तक पूरी दुनिया में फैल रही है। उन्होंने कहा था कि प्रतिभा सिर्फ 1% प्रेरणा है, बाकी सिर्फ पसीना है। यानी कि मोटिवेशन होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ और इतिहास के पन्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज 27 जनवरी है। आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वर्ष 1963 में आज ही के दिन भारत रत्न लता मंगेशकर द्वारा महान कवि प्रदीप द्वारा रचित देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ऐतिहासिक गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी पहली बार गाया था। संगीतकार सी रामचंद्रन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। 1962 की भारत चीन के युद्ध के दौरान हुए भारतीय शहीदों की स्मृति में यह गीत रचा गया था। वर्ष 1984 में आज ही के दिन भारत में तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा की पहली इकाई शुरू हुई थी, जो कि भारत के न्यूक्लियर इंडिपेंडेंस की ओर पहला कदम था। वर्ष 1996 में आज ही के दिन सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका डेवलपमेंट इंडियन डिपार्टमेंट DRDO ने किया था। वर्ष 1921 में आज ही के दिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था, जो कि आज़ादी के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया था। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है। SBI एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदाता है। साथ ही विश्व के टोटल एसेट्स में अगर हम बात करें, टोटल एसेट्स में 48वें पायदान पर SBI आता है। और अब बात करते हैं 1959 की। आज ही के दिन स्वतंत्र भारत के पहले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की आधारशिला नई दिल्ली में रखी गई थी, बाद में जिसका नामकरण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली कर दिया गया था। और वर्ष 1988 में आज ही के दिन पहली हेलीकॉप्टर पोस्टल सर्विस का शुभारंभ अंडमान निकोबार आइलैंड से किया गया था। और जैसा शुरुआत में आज हमने थॉमस अल्वा एडिसन की बात की थी, 1880 में आज ही के दिन थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली से चलने वाले बल्ब का पेटेंट कराया था। वो एक इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। 1093 पेटेंट्स उनके खाते में हैं इन द फील्ड ऑफ मोशन पिक्चर, साउंड रिकॉर्डिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। और पूरे दुनिया को एक आदर्श के तौर पर उनको देखना चाहिए कि उनको ये वही व्यक्ति हैं जिनको स्कूल में प्रवेश देने से मना कर दिया गया था। वर्ष 2009 में आज ही के दिन भारत के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण का निधन हुआ था। और अब कला की हम बात करेंगे। वर्ष 2007 में आज ही के दिन हिंदी भाषा के कथाकार, उपन्यासकार, पत्रकार और पटकथा लेखक कमलेश्वर का देहावसान हुआ था। भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। वे अनेक प्रसिद्ध पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। दूरदर्शन के अतिरिक्त निदेशक का महत्वपूर्ण दायित्व भी उन्होंने निभाया। 75 साल के जीवन काल में उन्होंने 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह, 100 से ज़्यादा फिल्मों के संवाद, कहानी, पटकथा लेखन का कार्य किया था। अगर उनकी चुनिंदा फिल्मों की हम बात करें, आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, मिस्टर नटवरलाल, सौतन, लैला, राम बलराम जैसी अनेक फिल्मों की पटकथाएं उन्हीं की कलम से लिखी गई थी। लोकप्रिय टीवी सीरियल चंद्रकांता, दर्पण, एक कहानी, बेताल पचीसी, विराट योग जैसे धारावाहिकों की पटकथा भी उन्हीं ने लिखी थी। उन्होंने अनेक डॉक्यूमेंट्रीज और प्रोग्राम्स का डायरेक्शन भी किया था। और आगे इसी में बात करते हैं कि वर्ष 1992 में आज ही के दिन
क्लासिक फिल्म बैजू बारवा और श्री चैतन्य महाप्रभु जैसी सफल फिल्में देने वाले जाने माने अभिनेता भारत भूषण 72 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे। और अब बात करते हैं आज के दिन की। आज नेशनल ज्योग्राफिक डे है। आज के दिन खास इसीलिए मनाया जाता है कि जिससे हम इस चीज़ के लिए जागृत रहें कि विज्ञान, भूगोल, इतिहास, प्रकृति और सांस्कृतिक विविधता हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। 100 से ज़्यादा इस मैगज़ीन के वर्ष पूरे हो चुके हैं और बेहतरीन कंटेंट वो हम सभी के लिए लेकर के आते हैं। और अब बात करते हैं आज के खास मेहमान की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्वागत कर रहे हैं प्रोफेसर अल्पना कटेजा, वाइस चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहेंगे कि आप इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर हैं। 8 से ज़्यादा इन्होंने किताबें लिखी हैं। इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और हेल्थ इकोनॉमिक्स इनका विशेष स्नेह वाला सब्जेक्ट रहा है। और बीएचयू में भी आपने सेवाएं दी। आप उदयपुर में जन्मी, वहीं पढ़ी हैं। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से आपने शिक्षा हासिल की और वहीं पर शीर्ष पद पर आप अभी विराजमान हैं, कार्य कर रही हैं बतौर वाइस चांसलर। तो शुरुआत करते हैं शालू। बिल्कुल, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है अलबेलो राजस्थान, और राजस्थान में आप फिलहाल जयपुर में कार्यरत है, लेकिन आप सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर में आपने पढ़ाई की, आप वहाँ से आती हैं। आपके लिए राजस्थान किस तरह से अलबेला है, किस तरह से आप देखती हैं? वैसे तो राजस्थान कई मामलों में अलबेला है। यहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता की बात करें, यहाँ के मेलों उत्सवों की बात करें, यहाँ के फोर्ट्स की, पैलेसेस की बात करें, मान मनोहार की बात करें, खान पीन की बात करें, सभी मामलों में राजस्थान बहुत अलबेला है। लेकिन अगर पर्सनली मैं अगर बात करूं तो एक चीज़ जिसको मैं विशेष उल्लेख करना चाहती हूं और जिसको मैंने राजस्थान से बाहर रहते हुए बहुत मिस किया, वो है यहाँ के चटक रंगों का प्रयोग। राजस्थान के अंदर जिस तरीके के चटक रंगों का प्रयोग होता है वो बाहर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। आप यहाँ की बांधनी की बात करें, लहरिया की बात करें, पचरंगा की बात करें, इतने ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं और वो इतना सूट करते हैं यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, यहाँ के लोगों के ऊपर। तो वो बहुत ही एक नई चीज़ है, अलबेली है। उदयपुर, जैसा शालू आपने कहा, झीलों की नगरी है और राजस्थान के टूरिज्म में एक बड़ा रोल प्ले करता है और अनेक फिल्मों का भी निर्माण हुआ है। देवानंद साहब की गाइड फिल्म भी, जो ऐतिहासिक फिल्म है, वो भी वहीं शूट की गई थी। आपकी उन गलियों की मधुर स्मृतियां बचपन की रही होंगी। हम जानना चाहेंगे उदयपुर कैसे खास है, आपके लिए खास, जीवन में क्या खास है? मेरी जन्मस्थली है उदयपुर और बहुत ही सुंदर शहर है उदयपुर। आज भी वहाँ के लोग बहुत ही सिंपल हैं। अगर बचपन की स्मृतियों की बात करूं तो बचपन में माता पिता का बहुत कड़ा अनुशासन था, लेकिन अगर हम गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाते थे तो क्योंकि ननिहाल भी उदयपुर ही था तो वहीं रहते थे हम, तो नाना नानी जिस तरीके से हमें प्यार से सुबह मंदिर भी ले जाते थे और एक दिनचर्या में डालते थे और कई जीवन के सबक उन्होंने चलते फिरते ऐसे ही सिखा दिए, वो मुझे बहुत याद आता है। और एक चीज़ बहुत याद आती है कि वहाँ उस समय इतने तरह के फल फूल के पेड़ पौधे घर के आसपास ही दिखते थे, तितलियाँ दिखती थी, बहुत तरीके के पक्षी दिखते थे जो आज हमें कहीं दिखाई नहीं देते हैं, इवन गांव में दिखाई नहीं देते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत याद आती है और मैं कभी कभी अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि जितनी बायोडाइवर्सिटी का लॉस इस पीरियड में मैंने अपने जीवन काल में देख लिया, ये बहुत ही भयानक है। और सच में उसको देखने के लिए आजकल हमें कहीं बाहर जू में और इस तरीके की चीज़ों में जा कर के ही हमें देख पाते हैं। जी बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया आप जयपुर के बाहर रही हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपने काम किया है, तो बनारस अपने आप में सिर्फ एक शब्द ही नहीं, एक भाव भी है। जैसे हम बनारस सुनते तो बहुत सारे शब्द, बहुत सारे विजुअल्स हमारे सामने आते हैं। आपकी किस तरह की मेमोरीज रही हैं, आपका किस तरह का अनुभव रहा है? देखिए, जब मैं बनारस और स्पेशली बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि एक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी यूनिवर्सिटी है ये, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, 140 डिपार्टमेंट्स हैं, वहीं पर मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, आईआईटी है, सभी कुछ है। तो एक अथाह समंदर है। लाइक माइंडेड पीपल हमेशा मिल जाएंगे। एक एकेडमिक वाइब्रेंसी जो देखने को मिलती है
वो कई और जगहों पे नहीं मिलती है ड्यू टू वहाँ छोटा सेटअप होने के कारण, रिलेटिवली छोटा। लेकिन आपको अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। बच्चे आपको हमेशा क्लासेस में मिलेंगे, क्लासेस फुल मिलेंगी। बच्चे बहुत इंटरेक्टिव होते हैं, और इंटरेक्टिव होते हैं तो उसकी वजह से टीचर्स भी हमेशा तैयारी के साथ में जाते हैं, और कई तरीके की एकेडमिक एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। तो अपने इंटरेस्ट की एक्टिविटी राउंड द ईयर आप कहीं ना कहीं चलते हुए पाएंगे, और उनको अटेंड करके अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। तो ये एक बहुत विशेष बात थी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय साहब ने शिक्षा के लिए, भारत की इंडिपेंडेंस के लिए जो उन्होंने काम किया कि शिक्षा में हम उतने ही सुदृढ़ हों, और उनके अपने सहयोगियों के साथ BHU को आगे बढ़ाया था। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कुछ अब राजस्थान में भी हो रहा होगा। लेकिन BHU के नज़दीक है प्रयागराज, वहाँ से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई स्मृतियाँ हैं, क्योंकि महाकुंभ अभी चल ही रहा है, 144 वर्ष बाद इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो अगर आपके पास इस तरह की कोई स्मृतियाँ हों या ऐसे लोगों से मिली हों, क्या खास होता है प्रयागराज में? देखिए, महामना की स्मृतियों को मैं बहुत नमन करती हूँ। कितनी बड़ी सोच रही होगी कि उन्होंने 1916 में उस विश्वविद्यालय को कहाँ से रिसोर्सेज को इकट्ठा किया और एस्टेब्लिश किया, वो भी प्रयागराज से आते थे। प्रयागराज से आने के कारण उनमें जो आध्यात्मिक जो सोच थी उनकी, उसी तरीके से उन्होंने BHU को एस्टेब्लिश किया, और एक जो उन्होंने प्रण उस समय लिया उसको आज तक भी पालन किया जा रहा है। उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उस विश्वविद्यालय में कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएगा। ये वाकई मतलब एक बड़ी सोच है, बहुत बड़ी सोच है। BHU में रहते हुए मुझे कई अवसर प्राप्त हुए। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाया करती थी, क्योंकि वहाँ पर BA में भी वाइवा होता है, और वो वाइवा कई दिन भी चलते थे। उसके बाद में सिलेक्शन कमेटीज़ हैं, PhDs हैं, कई कॉन्फ्रेंसेस हैं, FDPs हैं, उनमें बराबर जाना होता था। तो प्रयागराज जाने का मौका उसके बाद में भी UPPSC में भी बराबर हुआ मुझे, और उसके लिए एक विशेष आकर्षण ये होता था कि संगम में स्नान करेंगे, एक डुबकी लगाएंगे। अब की बार जो महाकुंभ हो रहा है वो वैसे भी बहुत विशेष है, तो मैंने प्लान किया है कि वहाँ पर जो ज्ञान महाकुंभ हो रहा है, फरवरी में हो रहा है वो, उसमें मैं अवश्य जाऊंगी और एक डुबकी ज्ञान की भी लगाऊंगी और महाकुंभ में भी लगाऊंगी। बहुत सुंदर। हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि इस कुंभ की जो खास तिथियां हैं, खास जो स्नान के दिन हैं, वो हम स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, बेतहाशा भीड़ रहेगी। 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का खास स्नान होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप खास तिथियों पर ही स्नान करें, आप किसी भी दिन स्नान के लिए जा सकते हैं। 26 फरवरी को ये आखिरी स्नान होगा, उससे पहले कभी भी जा सकते हैं। और मैं ख़ास तौर से जो स्वास्थ्य की दृष्टि से संवेदनशील हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन खास तिथियों की जाने की बजाय किसी अन्य दिन भी जाएँ, महात्म्य पूरा ही मिलेगा, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और आपके अपने निजी स्वास्थ्य के लिए भी और व्यवस्थाओं के लिए भी ये उचित होगा कि आप खास तिथि पर भीड़ न करके अन्य दिन भी आनंद ले सकते हैं। और कुंभ से जुड़ी खास जो भी सूचनाएं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है kumbh.gov.in खास ध्यान रखना है, क्योंकि मिलते जुलते नामों वाली फर्जी वेबसाइट्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, जो आपके साथ पैसे के लेन देन की कोई बात कर सकते हैं, चीटिंग हो सकती है रजिस्ट्रेशन के नाम पे, होटल बुकिंग्स के नाम पे। तो उनसे बचने के लिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही एक्सेस करें। अब आगे बढ़ते हैं। चूँकि शिक्षा जो हमारे जीवन को संवारती है, ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बदलते वक्तों के साथ हमारी ज़रूरतें बदलती रही हैं। आप इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर रही हैं, आप ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरह से देखती हैं एज ए प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स? देखिए, डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सभी तरीके के इकोनॉमिक सोशल सेटअप्स के अंदर सरकारें ये मानती हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो जिस तरीके से बदलाव आया है, अब डेवलपमेंट के मायने सिर्फ आय बढ़ना नहीं है। डेवलपमेंट सस्टेनेबल भी होना चाहिए और सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो
तो सोशल डेवलपमेंट वो होता है जिसके अंदर लोगों की सोच भी बदलती है। ऐसी सोच जिसकी वजह से अगर डेवलपमेंट रुक रहा है, विकास रुक रहा है, जैसे कि कुछ अंधविश्वास हो सकते हैं, जैसे कि स्त्रियों की मोबिलिटी अगर कम करता है, वो स्त्रियों को बाहर जाने से रोकता है, तो जब तक ये सोच नहीं बदलती है तब तक सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है। और एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सोशल डेवलपमेंट ना हो, एनवायरनमेंट साथ ना हो, वो बिल्कुल बेमानी है। तो ये महसूस किया गया और इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ये हालांकि आया 1990 में है और उसमें ये कहा गया कि आय के साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी सम्मिलित किया जाए। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तभी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है देश के निर्माण में, तभी वो प्रोडक्टिव हो सकता है, एफिशिएंटली काम कर सकता है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। तो वो कॉन्सेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट का 1990 में ही आया और ये विकास लगातार जारी है। और अब ये भी माना जाता है कि ऐसा डेवलपमेंट, ऐसी आय भी कोई काम की नहीं है अगर व्यक्ति खुश ना रह सके। तो एक हैप्पीनेस इंडेक्स के नाम से भी एक चीज़ आ रही है। तो ये लगातार विकास हो रहा है, जो अवधारणा है उसका। बिल्कुल, आपने मैम बात कही, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कही उसके लिए, और आपने ये भी कहा कि उसके लिए हमारा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लेकिन आज के जो हम अपने आप को विकासशील कह रहे हैं, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं, हम बहुत तेज़ गति से आर्थिक और भौगोलिक और भौतिकतावाद की तरफ शायद बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ ही सफ़र कर रही है, हमारी जो स्वास्थ्य की दृष्टि से है। आप किस तरह से देखती हैं कि हम उन्नत तो हों, लेकिन जो हमारा स्वास्थ्य है इसके ऊपर जो प्रभाव आ रहा है, किस तरह का प्रभाव आ रहा है और कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं? शालू जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है। ये बिल्कुल सही बात है कि जितना तेज़ी से विकास हो रहा है उतनी ही तेज़ी से हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है। न सिर्फ बदल रही है बल्कि वो फॉल्टी हो रही है, अनहेल्दी हो रही है। हमारी क्योंकि आय बढ़ गई है इसलिए हम बहुत सारी मशीनों को घर ले आते हैं। हम जो काम पहले हाथ से किया करते थे वो अब हम मशीनों के प्रयोग करने लगे हैं। पहले हम पैदल चल के जाते थे या साइकिलिंग करते थे, अब हम दुपहिया, चार पहिया वाहनों का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत ही कम होती जा रही है। साथ ही साथ में परिवर्तन हो गया हमारे खान पीन में, क्योंकि अब हम लोकल और रीजनल और सीजनल फूड की जगह, जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा हुए करते थे, जो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से हुआ करता था, उसकी जगह पर हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं खाने में जो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से ठीक नहीं है, महंगा भी है और सीजनल भी नहीं है। हम कोल्ड जो हाउसेज हैं उसके अंदर, वेयर हाउसेज में रखी हुई चीज़ों को प्रयोग करते हैं। हमें ये भी शायद पता नहीं रह रहा है कि वो सीजनल भी है या नहीं। थ्रू आउट द ईयर वो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनको खाने का जो प्रभाव है वो हमारी हेल्थ पर आ रहा है। इसके साथ ही साथ में आपने एक चीज़ कही कि हम जिस तरीके से गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं उसका प्रभाव भी हमारी हेल्थ पर आ रहा है। आज एक परिवार में 4 लोग होते हैं और चारों लोग साथ बैठे हुए भी अपने अपने मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। वो सोशल मीडिया पे ये देखने में बिज़ी रहते हैं कि उनके पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। आधी रात को उठ के भी लोग ये चेक करते हैं कि लाइक्स मिले या नहीं मिले, कम मिले तो वो भी वो टेंशन में आ जाते हैं। साथ ही में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, हमारी आय बढ़नी चाहिए, इसके लिए जो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो जो हमारी लाइफस्टाइल है आजकल वो फियर, सस्पिशन, जेलसी, ईगो, एरोगेंस, मतलब नेगेटिव इमोशंस से बढ़ती जा रही है। और इन नेगेटिव इमोशंस का प्रभाव ये हो रहा है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो डेफिनेटली ये लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं है। और आजकल इसका हम देख सकते हैं कि मतलब आप देखिए कि भारत की, सिर्फ मैं भारत की बात करूं तो डायबिटीज़ की कैपिटल बन गया है वो। टोबैको में से मरने वाले, जो कंजम्पशन ऑफ टोबैको है उससे मरने वाले हर मिनट में 4 व्यक्ति सिर्फ भारत में है। मतलब आप सोचिए हर 15वें सेकंड एक व्यक्ति सिर्फ टोबैको के उससे मर रहा है। अल्कोहल अब्यूज़ है, वो दूसरी चीज़ें हैं। तो ये सब ठीक नहीं है और हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, बेतहाशा कर रहे हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। अल्टीमेटली हम जीते किस लिए हैं? अच्छी अगर हमारा स्वास्थ्य ही नहीं होगा, स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा, तो हम क्या कर पाएंगे? उस इनकम का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। होता यह है कि जब तक हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं बहुत लेट हो चुका होता है।
इतना लेट हो चुका होता है कि हम सिर्फ उसको क्योर करने में लगते हैं, यानी प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि हम सिर्फ क्यूरेटिव जो है उसी पे हम कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा खान पीन सही हो, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी ठीक हो। हमारी संस्कृति में योगा मेडिटेशन का बहुत स्थान हुआ करता था, वो आज सिर्फ फैशन का बिंदु रह गया है। फैशन के तौर पे लोग काम में लेते हैं, उसको फैशन के तौर पे नहीं बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए करना आवश्यक है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाहर की दुनिया से हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा है, अंदर की दुनिया से कम है। आध्यात्म की आपने बात कही, और यही कारण है कि हम अंदर की यात्रा जाने की तरफ बढ़ने के लिए ही प्रयागराज जैसे स्थानों पर जाते हैं, जिससे हम उस आइसोलेशन में आए और उस भीड़ में खुद को अकेला पा सकें। कि दुनिया का जो मेला है, उस मेले में आप अकेले तौर पर अपने आप को देख सके, अपनी पहचान तभी बन सकती है जब हम अंदर की यात्रा करते हैं। और वो काम हमारी शिक्षा के जरिए होता है, ऐसा माना जाता है। शिक्षा के मायने सिर्फ इतना नहीं है कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल लर्निंग और एजुकेशन भी एजुकेशन का ही पार्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पॉवर्टी और एजुकेशन दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब हो सकता है संसाधनों की कमी हो, बदलते वक्तों में आजकल डिजिटली चीज़ें, सारा कंटेंट अवेलेबल है। योर टेक ऑन दैट, पॉवर्टी वर्सेस एजुकेशन, एज प्रोफेसर अपना कटेजा, हाउ यू एड्रेस? देखिए, जो शिक्षा की बात की आपने, इसको हम सिर्फ एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे समझने लगे हैं। हमें शिक्षा का मतलब हम समझते हैं कि कोई डिग्री लेना, जबकि शिक्षा का मतलब योग्यता को बढ़ाना है, हमारी एबिलिटीज़ को बढ़ाना होना चाहिए, स्किल को बढ़ाना होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई हैं। और जहाँ तक हम ये बात करें कि पावर्टी और एजुकेशन का संबंध है, डेफिनेटली पावर्टी से एजुकेशन की एक्सेस लिमिट होती है, उसका इम्पैक्ट आता है। अगर हमारे पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो हमारी एक्सेस कम होती है। लेकिन ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं, हमारे आसपास में उपलब्ध हैं। अभी अभी आपने जब प्रोग्राम शुरू किया तो आपने थॉमस अल्वा एडिसन की बात की। उन्हें तो फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतने पेटेंट्स किए। तो बात यह है कि इस सर्कल को ब्रेक करने के लिए अच्छा है अगर एजुकेशन होती है तो उससे पॉवर्टी को दूर किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है इसको ब्रेक करना चाहिए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन के बिना भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, स्किल को बढ़ा करके की जा सकती हैं। आप अगर देखें तो फॉर्मल ट्रेनिंग ना होने के बावजूद में ए.आर. रहमान ने जो मुकाम हासिल किया है तो वो अनुकरणीय है। और हमारे आसपास में कई ऐसे यंग बच्चे हैं। अभी मैं कुछ ही दिन पहले देख रही थी सुशीला मीणा, एक गांव की बच्ची छोटी सी, वो जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है और सोशल मीडिया के थ्रू जब जानकारी में आया और अब उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो ये संभव है, ये किया जा सकता है। जी, यानी कि टैलेंट तो हम सभी में हैं और कहीं ना कहीं पे बहुत ज़रूरी है कि अपना जो कौशल है, अपना जो स्किल है उसके ऊपर फोकस किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम आगे बढ़ सकें। जो कौशल की बात आप करते हैं, मैं तो ये कहती हूँ स्टूडेंट्स को, कई बार ये मैंने कहा है कि ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को यूनिक एबिलिटीज़ दे करके भेजा है। हमें कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हम सिर्फ खुद से कंपेयर करें और हम कल से बेहतर आज बने और आज से बेहतर और आने वाले कल में बने। सिर्फ हमारा कंपटीशन यही होना चाहिए। क्योंकि हम देखिए जो आधार की बात करते हैं, आधार कार्ड बना, सभी की आंखों की पुतलियां अलग है, सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग है। ईश्वर ने तो इतना यूनिक बनाया है सबको, तो हम क्यों दूसरे को देख करके उससे कॉम्पीट करते हैं? हम अपनी प्रतिभा को निखारें, जो हमारे अंदर प्रतिभा है उसको पहचानें, उसको निखारें और आगे बढ़ते चलें। यही मेरा संदेश युवाओं को हमेशा रहता है। जी मैम, आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन रीजनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है? किस तरह से जो आम जनता है जिनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती है वो अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं? ये तो ब्रिटिश काल के अंदर हमारे जितने भी कुटीर उद्योग थे उनको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म कर दिया गया। वरना आप देखिए कि हमारे गाँव में वो सब चीज़ें बनती थी और वो सेल्फ सस्टेनेबल हुआ करते थे वो। लेकिन आज हम देखें तो गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, वो शहरों में भागते हैं, रोज़गार के लिए भागते हैं और कुछ समय बाद में वो ये रियलाइज़ करते हैं कि जिस बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए वो शहरों में आए थे
वो पहले से भी बदतर हो गई है, क्योंकि जो शहरों के अंदर जीवन है वो महंगा है और उन्हें जिस तरीके का रोज़गार मिलता है वो भी कोई वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो गांव के अंदर अगर रोज़गार उत्पन्न हो जाएंगे तो रीजनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा, साथ ही साथ में वो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, वो रोज़गार के लिए भी बहुत अच्छा है, देश के विकास के लिए भी बहुत अच्छा है, वो सस्टेनेबल भी है। आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बहुत बात हो रही है, आजकल वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है। हम अपने आसपास अगर नज़र दौड़ाएं, सिर्फ राजस्थान की मैं बात करूं तो ब्यावर की तिल पपड़ी हो, बीकानेर की भुजिया हो या सांगानेर का प्रिंट हो, इसको हमने शायद बहुत अंडर एस्टिमेट किया। विदेशों में यही चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ की बहुत अच्छी वो मार्केटिंग करते हैं, उनका टूरिज्म बढ़ाने के लिए हो या फिर वो मार्केट बढ़ाने की बात हो तो वो करते हैं। हमने इसको बहुत अंडर वैल्यू किया और अब आवश्यकता है कि हम अपने आसपास में जो चीज़ें मिल रही हैं उनका उपभोग ज़्यादा करें, उससे जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी रिड्यूस होगा, उससे हमारे जो लोकल जो आर्टिजन्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा और हमारे सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी चीज़ पर प्राइड कर सकते हैं। तो वो ज़रूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम ये पहचानें हमारे आसपास में क्या है और उसके लिए हम वोकल भी बने, हम दूसरों से भी उसकी बात करें, हम उस पर प्राइड करें। वोकल फॉर लोकल, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन जब दोनों चीज़ें नज़दीक रहेंगी तो डेफिनेटली लोकल इकोनॉमी को बढ़त मिलेगी। अब आप लिस्ट बनाने लगें कि आप सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करते हैं और उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं कोशिश कीजिए वो आसपास कौन लोग हैं, क्योंकि आपकी गुणवत्ता का फीडबैक भी उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, उनका डेवलपमेंट होगा और उनका कंजम्पशन इमीडिएट होगा। जैसा आपने कहा कि हम डीप फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हैं या कोल्ड स्टोरेज से बनी हुई चीज़ों को हम कंजम्पशन कर रहे हैं, वो ठीक अप्रोच नहीं है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। जैसा आपने कहा, आप सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं जो रेडिली अवेलेबल है, क्यों आप पैक्ड मटर को, फ्रोजन मटर का इस्तेमाल क्यों करें जब फ्रेश मटर अवेलेबल है? पुनीत जी, आजकल तो शक्कर हो चाहे कोई भी चीज़ हो वो पैक्ड होने के उसी को हम कर रहे हैं, तो उससे प्लास्टिक का यूज़ भी बढ़ रहा है, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और अगर हम ये थोड़ा सा एनालाइज अगर हम करना लगें कि हम सुबह से किन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, तो छोटी से छोटी चीज़, चाहे क्रॉकरी हो, पेन हो, हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो हज़ारों किलोमीटर दूर बनी हुई, क्योंकि हम ब्रांडेड चाहते हैं वो। पहले भी ये सब चीज़ें हम यूज़ करते थे, लेकिन आजकल हम मल्टीनेशनल्स में जो बनी हुई चीज़ें हैं, कपड़ा है, हम सूत का प्रयोग पहले करते थे, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से हम जीन्स का प्रयोग करते हैं, वो भी बनी होनी चाहिए कहाँ, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर वो मॉल्स के अंदर रखी हुई होनी चाहिए। अब वो मॉल में जब रखती है, पहले तो इतना ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद मॉल में जब वो रखी हुई होती है वहाँ एसी के प्रयोग होते हैं, तो अल्टीमेटली जब हम किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके पीछे कितना कार्बन एमिशन हो चुका है, इसको हम अनजाने में बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है कि जिस गति से ये कार्बन एमिशंस बढ़ रहे हैं, हम 5 साल बाद हम एक इरिवर्सिबल पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। ये वैसे तो एक ग्लोबल चैलेंज है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इसकी बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन ये डिबेट जो है, ये डिबेट चलती रहेगी, लेकिन एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं ये हमें समझना होगा। बिल्कुल, आपने जो किताब लिखी है हेल्थ इकोनॉमिक्स के ऊपर जो लिखी है, वो क्या इन्हीं बातों को लेकर जागरूकता का एक प्रयास है कि इकोनॉमी और हेल्थ, क्योंकि एक तरह तो हम इकोनॉमी के बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो फाइनल प्रोडक्ट है मॉल से उठा रहे हैं, हम वहाँ से ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो हेल्थ का लॉस हो रहा है, जो इतना बड़ा हम एक संसाधन है जिसे खो रहे हैं, जो आपने कहा इरिवर्सिबल लॉस की ओर बढ़ रहे हैं, और किस तरह से समझ सकते हैं हम इसे? देखिए, हेल्थ की अगर हम बात करें तो वो सीधा सीधा हमारी लाइफस्टाइल से, हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है, और ये सारी चीज़ें इतनी इंट्रिकेटली जुड़ी हुई हैं कि हम इनको किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 जो है उसमें एजुकेशन की भी बात आती है, हेल्थ की भी बात आती है, एनवायरनमेंट की भी बात आती है, पॉवर्टी रिमूवल की भी बात आती है। ये कहीं पर भी कोई चीज़ अलग नहीं की जा सकती है। तो हमारी लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, हेल्थ ठीक होगा। अगर हम लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए कुछ चीज़ों को ठीक करेंगे तो एनवायरनमेंट भी ठीक होगा, तभी हमारी आय भी बढ़ सकती है। इसलिए सारी चीज़ों को साथ में समग्र रूप से लेकर के समन्वित प्रयासों से इनको करना आवश्यक है। इकोनॉमिक्स में दो टर्म यूज़ की जाती हैं, रियल नीड और इमोशनल नीड। मुझे लगता है अगर हम उसका डिफरेंशिएशन ठीक से कर लें, क्या हमारी एक्चुअल नीड है और क्या हमारी इमोशनल नीड है। जो आपने कहा कि हम बे सीज़न की कब सब्जियां खरीदना चाहते हैं, बे सीज़न की हम फल खरीदना चाहते हैं और शादियों में या समारोह में उनको लोगों को ऑफ़र करते हैं सिर्फ इसीलिए कि अपनी समृद्धता दिखा सके कि हमारे पास पैसा है और हम सर्दी के मौसम में भी आपको आम खिला रहे हैं, जबकि वो हेल्थ के लिए इरेलेवेंट है। और इतनी सारी जो व्यवस्थाएं हमने कहा, कार्बन फुटप्रिंट की हमने बात कही, सस्टेनेबिलिटी की बात की, सब पर वो भारी नुकसान पहुंचा रहा होता है। कैसे एज ए पर्सन, एज ए मदर मैं बात कहूँ, क्योंकि हम फर्स्ट इंस्टीट्यूशन घर को कहते हैं, कैसे हम बच्चों में ये इनकलकेट कर सकते हैं ये भाव कि ये डिफरेंशिएट कर सके, दिस इज़ द रियल नीड एंड दिस इज़ द इमोशनल नीड एंड विच मे और मे नॉट बी करेक्ट। पुनीत जी, ये तो सोशल प्रेस्टीज, एक अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो कंपटीशन है, फिर चाहे लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लोन लेकर के भी शादी ब्याह में जिस तरीके से आपने कहा, इतना भोंडा प्रदर्शन हम लोग करते हैं। मुझे ये लगता है कि परिवार पहली स्टेज है जहाँ पर कि इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि परिवार पहले इसको प्रैक्टिस तो करे। हम अगर अफोर्ड कर भी सकते हैं तो भी हमें इनको मिनिमाइज़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यस वी कैन अफोर्ड बट आवर मदर नेचर कैन नॉट अफोर्ड इट। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। हम हमारी आवश्यकताओं को जब तक मिनिमाइज़ नहीं करेंगे तब तक हम एनवायरनमेंट को सेव नहीं कर पाएंगे। हमारी जो इकोनॉमिक्स की आप बात करते हैं तो प्रोफेसर जे.के. मेहता प्रयागराज से ही थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो, और उन्होंने जो इकोनॉमिक्स की बात की थी तो उन्होंने वांटलेसनेस की बात की थी। आज हम कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं, आज हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की बात करते हैं, आवश्यकताओं को बढ़ाने की बात करते हैं। आप सोचिए कि कितने साल पहले हमारे देश की संस्कृति में ये कह दिया गया था कि आवश्यकताएं मिनिमम होनी चाहिए। चाहे फिर वो जैन संस्कृति की बात करें तो अपरिग्रह की बात करते हैं। गांधी जी ने उसी समय ये कह दिया था कि प्रकृति सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन एक भी व्यक्ति की ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती है। और अब तो ये हालत है कि हम सभी ग्रीडी हो गए हैं, सभी जने हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन करना चाहते हैं, कंपटीशन में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है, जबकि ये सब बेमानी है, आर्टिफिशियल है, इररिलेवेंट है। हमें अगर हमारी भावी पीढ़ी को एक अच्छा समाज देना है तो हम पैसों को एक्यूमुलेट करके उन्हें बहुत बड़े बड़े मकान और गाड़ियाँ और ये सब देने की बजाय अगर हम सिर्फ शुद्ध हवा और शुद्ध पानी उन्हें देंगे तो वो बहुत स्मार्ट हैं, वो अपने जीवन यापन बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अगर हम अपना पर्यावरण ही सेफ नहीं रख पाएंगे, उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल ही नहीं सिखा पाएंगे, तो कुछ भी नहीं काम आने वाला है। और ये पीढ़ी जो है, ये अंतिम पीढ़ी है जो इस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकती है। इसलिए आप इसको परिवार में प्लीज़ बच्चों के साथ में शेयर करिए, उन्हें इसकी महत्ता को बताएं। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन घर की आपने बात कही, लेकिन दूसरा इंस्टीट्यूशन वो भी घर जैसा ही होता है। जब विद्यार्थी कॉलेज में आता है, उसके अपने सपने होते हैं कि मुझे एक इंस्टीट्यूशन में या यूनिवर्सिटी में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, कैसा मेरा जीवन रहेगा, जो भी 3 वर्ष 5 वर्ष या पीएचडी तक की यात्रा रहेगी, मैं क्या क्या कर पाऊँगा, कैसे अपने आप को डेवलप कर पाऊँगा। जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की और वहाँ शीर्षस्थ पद पर आप कार्यरत हैं एज वाइस चांसलर, और एक लंबा आपका अनुभव रहा है, बाहर बीएचयू जैसी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी में भी आपने कार्य का अनुभव लिया है। तो किस तरह के चेंजेस आप चाहते थे और अब एज ए पॉलिसी मेकर और पॉलिसी एग्जीक्यूटर क्या कुछ कर पाई हैं, क्या करने की संभावनाएं हैं और क्या कुछ आगे करना है? पुनीत जी, जब बच्चे कॉलेज में आते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो सच में वो जिस उम्र के पड़ाव पर होते हैं उनके पास में बहुत सपने होते हैं। वो कई तरीके के सपने संजो करके आते हैं कि वो ऐसा कैरियर बनाएंगे, वो इस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। और
कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते भी हैं, लेकिन बहुत एनरोलमेंट ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कई बच्चे इतना अच्छा नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनमें एनरोलमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हमारा फोकस क्वालिटी पे बहुत नहीं रहा, क्वांटिटी पे ज़्यादा रहा है। तो क्वालिटी बहुत अच्छी करने की आवश्यकता मुझे लगती है कि होनी चाहिए, चाहे फिर वो टीचिंग की हो, करिकुलम की हो, रिसर्च की हो। अगर हम इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे तो हम उन सभी युवाओं के सपनों को साकार होते हुए भी देख पाएंगे। बिल्कुल। और आज जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हर जो स्टूडेंट है उसको अपने जो यूनिकनेस है उसको पहचानने की ज़रूरत है। किस तरह से आप एज अ प्रोफेसर, आप जिस पद पर अभी फ़िलहाल हैं, किस तरह से जो आम स्टूडेंट हैं वो अपने गुणों को, अपने स्किल्स का निखार कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है? राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट्स को उनकी खूबियाँ संवारने के लिए कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हमने शुरू की हैं, जिसमें एक तो मैं बात करना चाहूँगी आनंदम की। हमने आनंदम के नाम से जो प्रोग्राम है शुरू किया है, हाँ, उसमें हमने उनको समाज से जोड़ने की कोशिश की है, जिससे कि उनके अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट हो पाए। उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और समाज में भी बहुत उससे अच्छा मैसेज जा रहा है कि हाँ, यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं, और केयरिंग उनका जो एटीट्यूड है वो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। साथ ही साथ में उनकी स्किल को संवारने के लिए जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है उसके अंदर स्टार्टअप्स में उनको हेल्प करने के लिए भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं। करिकुलम को आगे हमने अपग्रेड करने के लिए भी कुछ इनोवेटिव हमने शुरू किए हैं, नवाचार हमने किए हैं वहाँ पर। अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो सीड्स आर सोन, थोड़े कुछ समय बाद में उसके सैपलिंग्स भी दिखने लगेंगे। जी, हम कोशिश में हैं कि वर्ष 2047 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारा नाम आए, एक विकसित भारत की जो कल्पना है वो एग्जीक्यूट प्रॉपरली हो पाए। उसमें डेफिनेटली, जैसा हमने संवाद की शुरुआत में बात पाई, कि जब तक हमारा लोकल कंजम्पशन हम नहीं करेंगे, हम बजाय एक MNCs पर या मॉल संस्कृति के इमीडिएट जो लोकल नीड है, लोकल सप्लाई है, उन पर रिलाय नहीं करेंगे। दूध को, पैकेट दूध की जगह आप लोकल ले सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। और इमोशनल नीड की जो बात है ना, कि आपका पैसा देश के विकास में तब जाएगा जब आप भारतीय लोगों को, भारत की कंपनियों को पैसा देंगे, बजाय जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, वहाँ तो एक अलग बात आ जाती है। लेकिन फौरी तौर पर तो यही माना जाएगा कि जब हम लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे तभी हम वर्ल्ड पावर के फॉर्म में आ पाएंगे। आप किस तरह से देखती हैं कि हमने पिछले 10 वर्षों में जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है और जिस तरह की नीतियाँ अभी आ रही हैं, आने वाले कल में किस तरह से हम आगे डेवलप हो सकते हैं? एक इंडिविजुअल बीइंग किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमी को रोबस्ट करने के लिए, चाहे कंजम्पशन में हो चाहे प्रोड्यूस करने में हो? क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत सबसे बड़ा देश है, और एक सबसे अच्छी बात यह है अभी इस समय कि उस जनसंख्या में युवा जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड ले सकते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड तो तभी ले पाएंगे ना जब हमारी पॉपुलेशन जो है वो प्रोडक्टिव होगी। तो उसके लिए जितने भी प्रयास 10 सालों से किए जा रहे हैं, जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ बनी हैं, वो हमारी हाई ग्रोथ रेट में रिफ्लेक्ट होने लगी हैं। अब हम ग्रोथ रेट को बनाए रखते हैं और तब हमारा राजस्थान भी विकसित होगा, हमारा समाज विकसित होगा और हमारा देश विकसित होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड लें, हर व्यक्ति को सक्षम बनाएं, स्किल बनाएं, री स्किल करें, आवश्यकताओं के अनुसार उनकी स्किल को बदलते रहें और लोकल लेवल पे उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, क्योंकि हर क्षेत्र में इस फील्ड में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, आइडेंटिफाई करके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाता है उसमें स्किल दिया जाना, उसको एनकरेज किया जाना, ये वास्तव में बहुत ही एक एनकरेजिंग और हार्टनिंग एक प्रयास है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, जो युवा है, बहुत बड़ी संख्या में युवा हमारे देश में, और युवाओं की जो नीड्स हैं वो लगातार बदल रही हैं। हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं कुछ संसाधन ऐसे हैं जो हम आसपास देखते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए, सेविंग्स के प्रति जो है, अब जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हमने हमारी माताओं को देखा है कि नहीं, बचत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज का जो युवा है वो कहता है आज में जियो,
यू लिव ओनली वंस वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, और इसमें क्रेडिट कार्ड्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुविधाएं युवाओं को मिल रही हैं, लोगों को मिल रही कि फिलहाल तो गाड़ी लो, फिलहाल तो मोबाइल लो, देखी जाएगी कल की कल। उधार की जिंदगी जो हमारा शक्ल बिल्कुल। बन आप गया एज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, एज होम मेकर, एज अ वुमन, किस तरह से देखती हैं इसको कि हर चीज़ में, क्योंकि आज जीवन अभी है, इसी क्षण है, कल का क्या पता। ये जो सोच बदली है ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका अब इम्पैक्ट भी दिखने लगा है जब वो धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं कि हमने बहुत सारा उधार ले लिया और अब हम रीपे नहीं कर पा रहे हैं, या जो उन्होंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग उनकी इनकम नहीं बढ़ी है, तो उसका असर बहुत तरीके से जो लाइफस्टाइल है उस पे आता है। वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, कई सुसाइड्स होने लगते हैं, तो मेंटल हेल्थ उनकी इम्पेक्ट होती है। एज एन इकोनॉमिस्ट भी मैं ये रियलाइज़ करती हूँ, ये फील करती हूँ कि ये सोच बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। उधार लेकर के घी पीना और बहुत आसानी से हमें लोन मिल रहे हैं, उसकी सुविधा का उपयोग कुछ हद तक आप कर सकते हैं, बहुत ही केयरफुल प्लानिंग के साथ में, अदरवाइज इसको ठीक नहीं है। जी, हमारे भारतीय मूल की आपने बात कही कि हम किस तरह से अपनी अर्निंग को आगे यूज़ करते हैं। उसमें हमारा पहला सिद्धांत हमेशा रहता था कि आप जो कमाएं, आप पर जो आश्रित हैं, सबसे पहले उन पर खर्च करें, आपकी बारी पहली नहीं है। इसीलिए हमारे रसोई में ये चलन था कि हम गाय की रोटी या श्वान की, कुत्ते के लिए जो हम अन्न निकालते, कि जो लोग आसपास रहते हैं और आपके साथ जुड़े हुए, आपके ऊपर निर्भरता है जिनकी, सबसे पहले उनके लिए, फिर बचत के लिए फिर हम रखते थे, और जो बचता था उसको खर्चते थे। जी, तो पहले बचत, पहले दूसरों के लिए, फिर बचत, फिर खुद के लिए थी। अभी हमने पहले सबसे पहले ले लिया, लेकिन वो पिरामिड हमारा डिस्टर्ब हो गया है। हाउ इम्पोर्टेंट सेविंग्स आर, और किस एज पर हमको इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए? सेविंग्स जो हैं वो इंडिविजुअल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन देश के विकास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। शायद हम इस चीज़ को भूल गए हैं कि सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, पहले छोटी छोटी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए पोस्ट ऑफिसेज में भी कई योजनाएं की जाती थी। उसका कारण ये था कि अल्टीमेटली जो हम सेव करते हैं वो हम तो अपने लिए कर रहे हैं, सोचते हैं कि भविष्य में काम आएगा, लेकिन जहां हमारी सेविंग्स रखी जा रही हैं वो देश के विकास में और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के भी काम आते हैं। तो इस तरीके से हम बिल्कुल, और हमें जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखा कर गए हैं, किस तरह से जो बचत है वो हमारे आज नहीं बल्कि हमारा जो भविष्य है उसको भी एक अच्छी दिशा देते हैं। क्योंकि समय आने पर कभी हमें आवश्यकता पड़े या हमारे आसपास में किसी को आवश्यकता पड़े तो यही सेविंग्स काम आती हैं। और अगर आपको याद हो, एक ऐसा समय आया था जब रिसेशन ने बहुत बुरा पूरे विश्व को हिट किया था, पूरे विश्व की इकोनॉमी को हिट किया था। बहुत ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, बहुत सारी समस्याएं पूरे विश्व में बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उनमें देखी गई थी, लेकिन भारत फिर भी उससे बचा रहा था। कि किस तरह से, क्योंकि हमारे पास सेविंग्स थी, क्योंकि हमारे पास बड़ों का आशीर्वाद था, उनकी वो बचत की योजना थी, जिससे कि हम इस रिसेशन में भी आगे उस समय सस्टेन कर पाए जब पूरी दुनिया एक अलग सी त्रासदी की से गुजर रही थी, एक अलग से एक परेशानी से गुजर रही थी। तो भारत एक ऐसा विश्व है, भारत विश्व में एक ऐसा स्थान रखता है जहाँ पर सेविंग्स हो गई या जो आम जनता हो गई, यहाँ का जो कल्चर हो गया, यहाँ का जो जुड़ाव हो गया, हमें एक दूसरे के साथ रखता है और हमें हर स्तर पर मदद करता है, हमें इकट्ठा रहने में हमें मजबूती प्रदान करता है। शालू जी, कई मायनों में हमें हमारी संस्कृति, हमारी रूट्स की तरफ जाने की आवश्यकता है। आपने जो ये बात की बचत की, उसी तरीके से पर्यावरण की बात हो, हमारे पारिवारिक मूल्य हों, जो आज परिवार टूट रहे हैं, हम कई मायनों में अगर हम हमारी संस्कृति की ओर लौटेंगे, हमारी रूट्स की तरफ लौटेंगे, तो कई समस्याओं का निराकरण तो वैसे ही हो जाएगा। जी, किसी व्यक्ति से पूछा, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मैंने जब पूछा कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश कब सोचना चाहिए, तो उन्होंने कहा जिस दिन आपकी पहली तनख्वाह आपके हाथ आती है वही दिन होता है कि आपकी रिटायरमेंट, यानी कि उम्र का वो हिस्सा जहां आप फिज़िकली उतने एक्टिव नहीं होंगे, आपकी आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी, मेडिकल नीड्स बढ़ जाएंगी और आपकी सोर्स ऑफ जो इनकम है, अर्निंग है, वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो ऐसे में आज जो आपने आम का वृक्ष लगाया वो आपको 40 वर्ष बाद या 35 वर्ष बाद आपको वो फल देगा। तो टुमारो बिगिंस टुडे की बात को ध्यान में रखते हुए आप जब पहली तनख्वाह मिलती है तो आप सेविंग का हिस्सा पहला मानना चाहिए। अगर हम पुराने लोगों की विजडम की हम बात करें तो कहते हैं 1/3 हिस्सा आपकी आय का
सेविंग्स में आपको लगाना चाहिए। और सेविंग के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़े समय के लिए आप करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस और बैंक में कर सकते हैं। अगर आप 3 महीने से ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे आपके नीड के हिसाब से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि आप जल्दी 7 दिन का निवेश चाहते हैं और आप 7% की आप रिटर्न चाहते हैं, 8% की रिटर्न चाहते हैं, या 12 से 18% की रिटर्न चाहते हैं। और अगर आप समझते हैं मार्केट को, शेयर्स को, स्टॉक को, तो उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन जब भी निवेश की बात आती है उसका पहला सिद्धांत है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर आप निवेश को देख रहे हैं तो वो ठीक नहीं होगा। सोने में भी निवेश करते हैं हम, ज़मीन में भी निवेश करते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें तो ठीक होगा। एक कहावत है कि सारे अंडों को एक टोकरी में न रखें, क्योंकि टोकरी टूटी तो आप सारे अंडे एक साथ टूट जाएंगे। इसलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। आपने चूँकि यूनिवर्सिटी का भी प्रशासन देख रही है, घर का भी आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख रहा है। योर पीस ऑफ एडवाइस ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, how a diversified portfolio can be beneficial for anyone and for the home. As an economist, जो बात कहनी थी वो संदेश आप ऑलरेडी दे चुके हैं। डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और हमें किसी भी तरीके से जो ये लुभावने एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, कोई फ्रॉड भी हैं, उसमें हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये बहुत थोड़ी टेक्निकल चीज़ अवश्य है लेकिन बहुत जल्दी सीखी जा सकती हैं। इसकी ट्रेनिंग लेकर के अगर हम इन्वेस्टमेंट करें और स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी गेन करने के चक्कर में ना फंसें, बल्कि लंबे समय स्टे करें और प्लान करके इन्वेस्टमेंट करें, डाइवर्सिफाइड रखें, म्यूचुअल फंड में रखें, इक्विटी में रखें, तो वो ही बेहतर है। कुछ जो हमारे पुराने एडवाइस हमारी संस्कृति से हमें मिली है, जो गोल्ड परचेज़ है, वो महिलाओं के लिए भी बहुत ठीक है। महिलाएं उसको करती रही हैं। महिलाओं के लिए वो एक सहज उपलब्ध तो है ही है, उन्हें प्राइड भी होता है उसमें। बिल्कुल। आप एक महिला हैं और आप इतनी सहजता से इतने सारे पोर्टफोलियोज जो हैं, आपने जो रोल्स हैं उनको निभा रही हैं। एज एक महिला के नाते आपको क्या लगता है, किस तरह से एक महिला का योगदान जो है आर्थिक विकास में हो सकता है? कितना ज़रूरी है महिला का आत्मनिर्भर होना या उसका वर्किंग होना? मैं आपको बताऊं कि जो हमारे यहाँ पे महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो 17% है सिर्फ, जबकि ये योगदान अगर ग्लोबल एवरेज लें, चाइना का लें, इवन सब सहारन कंट्रीज़ में लें, वो भी ज़्यादा है। हालांकि इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ये है कि वो मार्केट में जितनी चीज़ें होती हैं, जो महिलाएं घर में कंट्रीब्यूट करती हैं, उसको नहीं गिना जाता है। लेकिन अगर हम इस कंट्रीब्यूशन की बात करें कि महिलाएं बाहर आकर के देश के विकास में काम करें, तो मैं जानती हूँ कि बिजनेस एज यूजुअल के मोड पर भी हम डेफिनेटली विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। अभी महिलाएं उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, उसके कई कारण हैं, उसको बढ़ाया जाना चाहिए और डेफिनेटली कुछ उसके लिए उपाय तो किए जा रहे हैं, लेकिन एक जो सोच है, हमारी माइंडसेट है, उसको भी बदलने की ज़रूरत है। उससे हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। जो महिला वर्किंग होती है उससे घर का जो माहौल है वो भी बदलता है, उनके बच्चों में जो विश्वास आता है, उसका खुद का जो विश्वास होता है, वो सब बदलने लगता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, बढ़ चढ़ के वो देश के विकास में कंट्रीब्यूट करें, हिस्सा लें। उनकी भागीदारिता बढ़ने से मैं समझती हूँ कि हम आर्थिक विकास की नई इबारत लिख सकते हैं। बिल्कुल। और भारत सरकार ने खास तौर पर महिलाओं के इन्वेस्टमेंट को, खासतौर से मकान में, ज़मीन में आप करते हैं निवेश, तो रजिस्ट्री में ख़ास छूट इसीलिए दी है कि उनको आगे लेकर के आएँ। और मैं यहाँ साझा करना चाहूँगा कि हर पैन कार्ड पर जो निवेश की लिमिट है, जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, वो आपके बढ़ जाते हैं। जो परिवार में आपके जितने भी सदस्य हैं, हर व्यक्ति का पैन कार्ड बनवाइए और हर एक के उस पैन कार्ड के आधार पर, उसके बेसिस पर निवेश करना चाहिए। मैं शालू चलते चलते ज़रूरी सूचनाएं यहाँ आपके साथ साझा करना चाहूँगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने पद्म सम्मान 2025 की घोषणा कर दी है और राजस्थान के 3 लोगों का नाम उसमें शामिल है। इनफैक्ट चौथे भी व्यक्ति हैं, पर उनका नाम उत्तर प्रदेश से आया है, जिसमें पहली हैं बतूल बेगम को कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। अभी घोषणा हुई है। सम्मान जो है वो शायद अगले 2-3 महीने में होगा। जयपुर निवासी बेगम बतूल लंबे समय से भगवान श्री राम और गणपति के भजन गाती रही हैं। लोक भजनों के साथ साथ मांड गायिका भी हैं और
उनका नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोह में देखा जाता है, वो शिरकत करती हैं और 2021 में भी उनको भारत सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार दिया था। अगले हैं बैजनाथ महाराज, उनको आध्यात्म की श्रेणी में पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। समाज के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, सीकर के रहने वाले हैं। वैदिक शिक्षा की अलख जगाने के उद्देश्य से उन्होंने श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की है, जिसके माध्यम से हजारों बच्चों को योग वैदिक शिक्षा और दीक्षा का वो कार्य कर रहे हैं। योग का भी उन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए शीन काफ निज़ाम उर्फ शिव किशन बिस्सा, शीन काफ निज़ाम के नाम से उनका पेन नेम है, उसके नाम से मशहूर हैं, उस नाम से वो लिखते हैं। उनका असली नाम है शिव किशन बिस्सा, उर्दू के बड़े शायर हैं। 2010 में उनको हिंदी के साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। और गुलजार साहब ने इनके बारे में एक बार बात कही थी कि मैं अपने लिखे को किसी व्यक्ति से एडिट कराता हूँ तो वो शीन काफ निज़ाम है। और चौथे व्यक्ति हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, जो फ़िलहाल IIT कानपुर में प्रोफेसर हैं, जयपुर से आते हैं। यहीं से उन्होंने शुरुआती शिक्षा हासिल की थी और वर्तमान में वो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के चेयरपर्सन हैं। उससे पूर्व में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उनको भी इस सम्मान से नवाजा जाएगा, लेकिन उनका नाम उत्तर प्रदेश से लिया गया है क्योंकि वो IIT कानपुर में फ़िलहाल कार्य कर रहे हैं। शालू, चलने से पहले आपको लगता है कोई और बात पूछनी है, रह गई है तो बिल्कुल मैम, चलते चलते युवाओं से आप क्या बहुत जल्दी से कहना चाहेंगे, किस तरह से वो खुद भी सक्षम रहे, संभल रहे और आगे देश को भी लेकर जाए? मेरा एक छोटा सा संदेश है युवाओं को कि वे काबिल बने, कामयाबी खुद उनके पीछे आएगी। और काबिल बनने के लिए ये आवश्यक है कि वो शिक्षा को सिर्फ डिग्री लेने का माध्यम ना समझें, बल्कि अपनी स्किल को बढ़ाएं और योग्यताओं को बढ़ाएं, एबिलिटीज़ को बढ़ाएं। उससे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अपने आप सदती चली जाएंगी। जी बिल्कुल। अभी समय लगता है अभी पैनल की तरफ से कोई इशारा आया नहीं, अगर नहीं अभी आया और बातचीत तो कर सकते हैं हम। कर सकते। तो एक सवाल मेरे मन में आया था कि आजकल जो युवा वर्ग है एक गिग इकोनॉमी करके बहुत ज़्यादा है कि हम ना छोटा छोटा कमा लें और जल्दी जल्दी से अपने आप को सस्टेन करें और महंगे महंगे ब्रांड्स खरीदें। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? 12वीं के बाद ही बच्चे जो है कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, कॉल सेंटर्स में काम करते हैं। इसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी मैम, कि क्या वो सही है? देखिए, काम करने में कोई बुराई नहीं है, काम तो करना चाहिए जब तक कि उसका इम्पैक्ट दूसरी चीज़ों पर नहीं आ रहा है। अगर वे काम करते हैं और उससे उनका प्रभाव उस चीज़ का प्रभाव शिक्षा पर, उनके हेल्थ पर आ रहा है, वो अपनी स्किल को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तब ठीक नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि वे डेफिनेटली, मुझे लगता है काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन काम की चॉइस भी ठीक होनी चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जो उनको भविष्य में भी कंट्रीब्यूट कर सके। सिर्फ इसलिए कि कोई काम पे लग जाना या कमाने लग जाना कि हमें बहुत सारे महंगे महंगे गैजेट्स लेने हैं, कपड़े लेने हैं, उपभोग करना है, तो वो सोच ठीक नहीं है। जी, आपको धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं कि आप बतौर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भरपूर काम करें, युवाओं में एक जोश भरें, आपके जो भी प्रयास हैं उनमें सफलता मिले और राजस्थान विकास की दृष्टि से, जो कि राइजिंग राजस्थान की हाल ही में हमने शुरुआत की है, एक नई ऊंचाइयों को ले और देश में एक नया नाम बने। व्यापार में ऑलरेडी खूब नाम है। और चलने से पहले आखिरी बात, मन रफ्तार से भगता जाता है किस ओर, पलक झपकते शाम है और पलक झपकते भोर। धन्यवाद। आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक बातचीत के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।